बूम! अमर दृष्टि ने एक कमाल दिखाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक चमक ने अधेड़ उम्र के आदमी के असली हमले को पकड़ लिया। एक जोरदार मुक्का लगा, सब पूरी ताकत से। जैसे ही मुट्ठियां और हथेलियां जुड़ीं, आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और कबीर ने इस एक ही वार में अपनी लगभग सारी सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि संपर्क के क्षण में उसे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी ज्वार की लहर में डूब रहा हो। एक शक्तिशाली ताकत उससे टकराई, उसे हवा में उड़ाते हुए और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर जोर से पटकते हुए। पफ! मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा और कबीर का दिल उथल-पुथल में था। ये एक साधक की शक्ति के साथ उसका पहला सामना था। एक स्तर, 5 लेवल का अंतर, ताकत में दुनिया भर का अंतर था। उसे ये नहीं पता था कि अधेड़ उम्र के आदमी का आश्चर्य उससे कम नहीं था। उसने कबीर को अपनी आंखों में एक टिमटिमाती हुई नज़र से घूरा, सोचते हुए, ये लड़का तो सिर्फ ऊर्जा स्तर की शुरुआत में है और फिर भी एक मुक्का मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। ये किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? अधेड़ उम्र का आदमी कबीर के कौशल का लालच करने लगा, उसे अपने लिए हासिल करना चाहता था। कबीर ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और अपने मन में महिला से संवाद किया। परी बहन, आप ठीक हैं? अगर आप ठीक नहीं हैं तो मैं मरने वाला हूं। मौन, कोई जवाब नहीं। आधी अगरबत्ती का समय अभी तक नहीं आया था। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। क्या इतनी अनफ्रेंडली लड़ाई करना जरूरी है? देखो, तुमने एक अच्छी मोटरसाइकिल बर्बाद कर दी। कबीर अब केवल अपने दम पर एक समाधान सोच सकता था और फिर से टाल मटोल करने लगा। बस इतना है कि मुझे नहीं पता कि वो बॉक्स किस लिए है, इसलिए जब मैं अभी बाहर आया तो मैंने उसे एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले जा सकता हूँ, क्या ये ठीक है? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी सांस भरी। कोई और रास्ता नहीं था। वापस रास्ते में 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद जिस महिला की आवाज का कबीर बहुत देर से इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार गूंजी। बदबूदार लड़के, अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगी। पता चला कि कबीर इंतजार करते करते बेचैन हो रहा था और अवचेतन में गालियां दे रहा था। फिर महिला ने कबीर के शरीर पर कब्जा कर लिया। तुरंत उससे एक भयानक दबाव निकलने लगा, जैसे एक उफन की नदी या गिरता हुआ उल्कापिंड। एक अकल्पनीय विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी को घेर लिया और उसकी आंखें एक धधकती नारंगी रोशनी से चमक उठीं, जैसे जलती हुई लौ। ये है तुम कैसे हो सकते हो? अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर महसूस हो रहा था, मौत के सबसे करीब पहुंचने की पूर्वा सूचना। उसकी नसें तन गईं और वो पीछे हटना चाहता था। उसे नहीं पता था कि कबीर के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके पीछे के कदम अवरुद्ध हो गए थे। इसके बजाय उसका शरीर और आत्मा कांप उठे, एक सहज प्रतिक्रिया। क्या तुम यही चाहते हो? रहस्यमयी महिला द्वारा नियंत्रित कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में टूटी हुई भू सम्राट मीनार दिखाई दी, घूमती हुई। ये मूल से अलग थी, मूल रूप से काली, ये अब खाकी रंग की थी। एक पल में ये एक सिगरेट के डब्बे से बढ़कर एक कूड़ेदान के आकार की हो गई। ये है एक खजाना। अधेड़ उम्र का आदमी हालांकि भयभीत था, आश्चर्य से अभिभूत था। वो खुद से बड़बड़ाया, उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उसे वास्तव में पहले से नहीं पता था कि ये क्या था। उसने इसे केवल दूर से कब्र लुटेरों के एक समूह के हाथों में देखा था और इसकी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया था। हालांकि जब उसने उसका पीछा किया तो वो उसे खो बैठा और सिंघानिया परिवार के सदस्यों को उसे ढूंढने भेजा। अब इसे कबीर के हाथों में देखकर रंग और आकार बदलते हुए उसे और भी यकीन हो गया कि ये एक सचमुच रहस्यमयी खजाना था। अब भी लालची हो, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। ये वाकई एक खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। मैं इसे एक ग्रह के बदले में भी नहीं दूंगा। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? मौन। धड़ाम! जैसे ही अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा आकर्षण से रोशन हुआ, कबीर ने अचानक वार कर दिया। भू सम्राट मीनार की पहली परत उसके सर पर जोर से लगी। उसका भेजा बिखर गया और वो तुरंत मर गया। रुको लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पल एक और व्यक्ति दौड़ा, वो भी एक साधक, अधेड़ उम्र के आदमी का साथी। मैं उसे बाद में डरा दूंगी,
तुम उसे खुद मारो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना अंतहीन परेशानी होगी। कबीर ने अचानक महिला की आवाज सुनी। वो पूछने वाला था कि वो इसे बस क्यों नहीं कर देती, लेकिन अगले ही सेकंड उसने महिला को अपने शरीर को नियंत्रित करते और कुछ शब्द कहने से पहले चिल्लाते हुए सुना, जाओ। उसके शरीर का नियंत्रण वापस आ गया। ज्यादा सोचे बिना उसने अपना हाथ भू सम्राट मीनार को पकड़े हुए जोर से नीचे पटक दिया, आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ते हुए। पफ! एक और अधेड़ उम्र का साधक मारा गया। उसका सर एक फटे हुए तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया। लाल और सफेद खून जमीन पर फैल गया। तुरंत महिला की आवाज कमजोरी से बोली, जल्दी करो, लाशों को इकट्ठा करो और चलो। कबीर बहुत देर तक दंग रह गया। जमीन पर पड़ी दो भयानक लाशों को घूरता रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका पेट मथने लगा। ये उसका पहली बार किसी को मारना था। पिछली लड़ाइयों में भी, यहाँ तक कि गोलीबारी के साथ भी कोई नहीं मरा था। इसके अलावा इन दो लोगों से उसकी कोई गहरी नफरत नहीं थी। ये बहुत अलग महसूस हुआ। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इसे इकट्ठा करो। इसे भू सम्राट मीनार में इकट्ठा करो, महिला ने आग्रह किया। इसे भू सम्राट मीनार में इकट्ठा करूं? कैसे? कबीर हैरान था, लेकिन उसे जो मतली महसूस हो रही थी वो कुछ हद तक कम हो गई थी। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए इस अधूरी भू सम्राट मीनार को परिष्कृत करने में मदद की है। अंदर एक विशाल अदम्य स्थान है। हालांकि तुम्हारी साधना का स्तर ताकती रूप से सीमित है, मेरी मदद से ये कोई समस्या नहीं है। जल्दी करो, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भू सम्राट मीनार में प्रवाहित करो और इसकी आदिम शक्ति को लाश की ओर निर्देशित करो। एक ही विचार से तुम सब कुछ इकट्ठा कर सकते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर वो फिर से मदद करने आए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करता हूं, कबीर ने कहा। यह मुश्किल नहीं था वास्तव में। रहस्यमयी महिला की मदद से, और चूंकि यह कबीर के खून से परिष्कृत किया गया था, आदमी और मीनार के बीच एक जादुई संबंध था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक झटके से जमीन पर पड़ी दोनों लाशें हवा में गायब हो गईं। ये अद्भुत है। ये सचमुच एक खजाना है। कबीर ने पलकें झपकाईं। उसका दिल विस्मय में था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई दिव्य वस्तु है। क्या यह बैंक लूटने के लिए काम नहीं आएगा? और भी आश्चर्यजनक, रहस्यमयी महिला ने कहा था कि भू सम्राट मीनार में मूल रूप से 7 मंजिलें थीं, लेकिन अब इसमें केवल एक ही है, एक सुपर दोषपूर्ण आर्टिफैक्ट। अगर सभी 7 को इकट्ठा करके मिला दिया जाए तो वे दुनिया को नष्ट कर सकते हैं और एक नई दुनिया बना सकते हैं। शक्ति अकल्पनीय होगी। कबीर की कल्पना दौड़ी। उसने खुद को एक सुपर साइन बनते हुए, आसमान में उड़ते हुए और पृथ्वी से बचते हुए, लोगों को आपदा से बचाते हुए कल्पना की। वो ज्यादा सोच रहा था। होश में आकर उसने जल्दी से सामान पैक किया और चल दिया। भाग्य से ये जगह सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था और कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी। गंदगी ने इसे ढक दिया, सब कुछ अस्पष्ट कर दिया। अपनी मोटरसाइकिल पर मनता भागने में उसने वास्तव में झांसी जिला छोड़ दिया था। कबीर ने एक रैंडम सड़क चुनी और दूसरी दिशा में तेजी से भागा। एक पल में वो दूसरे गांव में आ गया। वो रुका, जमीन पर गिर गया और अपने हाथ में भू सम्राट मीनार को देखा। वस्तुओं को संग्रहित करने की इसकी क्षमता को आजमाना चाहता था। उसकी नजर जमीन पर एक बड़े पत्थर पर पड़ी और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। पत्थर जमीन पर ही रहा, गतिहीन। वो हैरान हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या मैंने कोई गलती की? उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिट, क्या ये भू सम्राट मीनार टूटा हुआ है? महिला की आवाज हल्की थी। मूर्ख, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हारी साधना अभी इतनी ऊंची नहीं है कि तुम इस उन्नत चीज का उपयोग कर सको? तुम्हें मेरे जरिए जाना होगा। तुम्हारा कल्टीवेशन अभी लो है और तुमने अभी ऊर्जा स्तर की लर्निंग शुरू की है। तुम्हारा आत्मिक लोक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होल्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें भू सम्राट मीनार को छोटा करने में हेल्प करूंगी और तुम इसे अपने शरीर के करीब छिपा लो। मैंने देखा है कि तुमने पंचवज्र अष्ट रूप की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है। तुम्हारी नज़र बुरी नहीं है, बस ये है कि इस मार्शल आर्ट को परफेक्शन तक प्रैक्टिस करना नॉर्मल से कई गुना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सच में पावरफुल है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम अमरता के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये मार्शल आर्ट बेस्ट चॉइस है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने अपनी कुछ डिवाइन पावर रिकवर करने के बाद तुम्हें इस छोटी सी दुनिया से दूर ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब मुझे भू सम्राट मीनार की एक मंजिल मिल गई है। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में भू सम्राट की विरासत हो सकती है।
ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैंने यहीं रुककर भूसम्राट मीनार की बाकी 6 मंजिलों को खोजने का फैसला किया है। मैंने पहले तुम्हारे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मेरी वाइटैलिटी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। मैंने अभी तुम्हें भूसम्राट मीनार को रिफाइन करने में हेल्प की, जो और भी थकाने वाला है। मैं फिर से गहरी नींद में चली जाऊंगी। तुम्हें हर चीज के बारे में केयरफुल रहना होगा। अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो या कुछ नेचुरल ट्रेजर्स हासिल करते हो तो मुझे भी फायदा हो सकता है और तब मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। रहस्यमयी महिला ने कबीर से ये बातें अपने मन से कहने के बाद वो फिर से सो जाने वाली लग रही थी। कबीर ने तुरंत उसे पुकारा, 1 मिनट रुकिए बड़ी बहन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी आंखों में क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजों के आर पार देख सकता हूं। महिला ने कहा, तुम लकी हो, ये मेरी इनेट मैजिकल पावर है, अमर दृष्टि। तुम्हारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुमने भी मेरी कुछ पावर हासिल कर ली है। अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो ये जिंदा रहने के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। और हाँ, मुझे बड़ी बहन कहना बंद करो। तुम बेवजह मुझे बूढ़ा महसूस कराते हो। क्या तुमने अभी अभी मुझे परी बहन नहीं कहा था? मेरा नाम माया है। तुम मुझे अब से माया दी कह सकते हो। माया, बस एक शब्द। कबीर अभी भी इतने अजीब नाम से हैरान था, लेकिन माया ने कहा, उन 2 लोगों के पास अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने के लिए अमृत की कुछ बोतलें थीं। तुम्हारे लेवल पर वे बिल्कुल सही हैं। इतना कहने के बाद वो किसी कारण से हिली और कबीर के पैरों पर हवा से 3 छोटी दवा की बोतलें दिखाई दीं। वो चुप हो गई और अब सुनाई नहीं दी। कबीर ने दवा की बोतल को अपनी जेब में रखा, फिर सिकुड़ी हुई भूसम्राट मीनार को देखा। उसने उसमें एक छोटा सा छेद देखा, इसलिए उसने एक जूते का फीता निकाला, उसे उसमें पिरोया, एक गांठ बांधी और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। ये एक सचमुच कीमती खजाना था। अगर वो इसे खो देता तो उसका दिल टूट जाता। विक्रांत का परिवार इस समय जरूर हलचल में होगा, यहां तक कि कल्टीवेटर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी वापस जाना मौत को दावत देना होगा। हालांकि मैं सच में अपनी बहन का बदला लेने के लिए विक्रांत को मारना चाहता हूं, लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज अपनी जान बचाना और अपनी बहन को फिर से जिंदा करना है। विक्रांत, मैं तुम्हारा सिर अभी के लिए रखूंगा। मैं उसे लेने जल्द ही या बाद में आऊंगा। उसने अपना मन बना लिया और अंधेरे की आड़ में दूर निकल गया। एक रेलवे ट्रैक पार करते हुए उसने देखा कि वहां एक ट्रेन खड़ी थी, जो रखरखाव के लिए रुकी हुई लग रही थी। अचानक एक विचार के साथ वो चुपचाप अंदर घुस गया। विक्रांत का परिवार। कबीर द्वारा घायल किए गए आदमियों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जगमोहन सिंह और शोभा देवी, जो 2 सबसे गंभीर रूप से घायल थे, को विक्रम सिंघानिया ने रोक लिया था। वे उन 2 अधेड़ उम्र के आदमियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। मास्टर सिंघानिया, मेरी टांग में 2 बार गोली लगी है और मैं अब और नहीं रुक सकता। क्या आप प्लीज मुझे पहले अस्पताल जाने दे सकते हैं? मेरी पत्नी भी यहीं है। जगमोहन सिंह ने कड़वाहट से विनती की। झांसी जिला झांसी शहर के अंतर्गत आता है और सिंघानिया परिवार झांसी शहर का एक बहुत शक्तिशाली परिवार है। हालांकि जगमोहन सिंह झांसी जिले में मनमानी करता था, लेकिन सिंघानिया परिवार के सामने वो तुरंत एक पालतू कुत्ते जैसा बन जाता था। विक्रम सिंघानिया उसे जाने नहीं दे रहा था, तो वो बिना इजाजत के जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? शोभा देवी, जिसके पैर में गोली लगी थी, ने भी कड़वाहट से विनती की, लेकिन विक्रम सिंघानिया बिल्कुल भी नहीं हिला। ये बस टांग पर एक छोटा सा घाव है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर वे दोनों जेंटलमैन वापस आने पर तुम्हें नहीं देखते तो तुम मौत को दावत दे रहे होगे। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुमने इनेट वॉरियर्स के बारे में जरूर सुना होगा। वे दोनों इनेट वॉरियर्स से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल हैं, खुद ही सोच लो। पति पत्नी हैरान रह गए और तुरंत बात करना बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जगमोहन सिंह ने फिर से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, वो अष्टकोणीय बक्सा आखिर है क्या जो आपको कब्र लुटेरों के गिरोह से मिला? मुझे ये बहुत खास नहीं लगता, ये एक सिलाई बॉक्स जैसा ज्यादा लगता है। विक्रम सिंघानिया ने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने बस उनसे तुम्हारी मदद मांगने के लिए कहा था। नतीजतन उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया और कोई वापस नहीं आया। विक्रांत के माता पिता रोने ही वाले थे और बोले, क्या उन दोनों के साथ कुछ हो गया होगा? विक्रम सिंघानिया ने कहा, असंभव, वे दोनों देवताओं की तरह हैं, कुछ गड़बड़ कैसे हो सकती है? इतना कहते हुए उसने अधेड़ उम्र के आदमियों में से एक को फोन किया, लेकिन कॉल सर्विस से बाहर था। वो भी थोड़ा दंग रह गया।
क्या ऐसा हो सकता है कि वे चीजें मिलने के बाद सीधे वापस चले गए? वो जानता था कि वे दोनों शक्तिशाली थे और कभी नहीं सोचेंगे कि वे कबीर द्वारा मारे गए थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वे सभी मास्टर्स हैं, वे अपनी पसंद के अनुसार काम करते हैं, वे चीजें मिलने के बाद सच में सीधे वापस जा सकते हैं। जहां तक उस लड़के की बात है, वो ज्यादातर मर चुका है। 1 और घंटा इंतजार करो, अगर वो वापस नहीं आता है तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। 1 घंटा बीत गया और स्वाभाविक रूप से कोई नहीं आया। विक्रम सिंघानिया ने जाने का प्रस्ताव रखा। अब शोभा देवी चिंतित हो गई। पुराने सिंघानिया, हमारे विक्रांत के परिवार ने उस चीज को पाने के लिए बहुत कुछ चुकाया है, आप देखिए। विक्रम सिंघानिया ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम मुझसे पैसे चाहती हो? शोभा देवी ने तुरंत सिर हिलाया। मेरी हिम्मत कैसे होगी? बात यह है, मेरे बेटे को हाल ही में उस छोटे कमीने ने पीटा है और उसकी एक आंख अंधी हो गई है। उसने पूरी कहानी सुनाई, इस उम्मीद में कि सिंघानिया परिवार उसके बेटे की आंखों को बचाने का कोई तरीका सोच सकता है। विक्रांत को नीचे बुलाया गया। विक्रम सिंघानिया ने एक नजर डाली और सिर हिलाया। वो आई बॉल टूट गई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बदसूरती हालांकि ठीक की जा सकती है। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। ये कैसा रहेगा? मेरे सिंघानिया परिवार के हिमालय पीठ के साथ अच्छे संबंध हैं। वे कुछ दिनों में नए शिष्य स्वीकार रहे हैं। मैं एक सिफारिश पत्र लिखूंगा और तुम्हारे बेटे को अपनी किस्मत आजमाने दूंगा। अगर वो हिमालय पीठ में शामिल हो जाता है और उसका शिष्य बन जाता है तो न सिर्फ उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, बल्कि वो प्रमुखता भी हासिल करेगा। इसे मेरी तरफ से तुमसे कुछ करने का इनाम समझो। कबीर ट्रेन में सतर्क था, उसकी टोपी पहने हुए था। वह इस संभावना के लिए मानसिक रूप से तैयार था कि यात्रियों द्वारा उसे एक वांछित अपराधी के रूप में पहचाना जा सकता है। यहां तक कि ट्रेन पुलिस के साथ टकराव के लिए भी तैयार था। लेकिन भीड़ में घुल मिलकर उसे चिंता करने की कोई बात नहीं मिली। हैरान होकर उसने अपने पुराने आईडी कार्ड का उपयोग करके एक नया टिकट खरीदा, अपने वर्तमान कौशल और साहस पर विश्वास करते हुए, और सफलतापूर्वक एक प्राप्त कर लिया। टिकट बेचने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने उसे एक पिशू भी दिया। नौजवान, तुम्हारा गला खराब हो रहा है, तुम्हारे मसूड़ों से खून बह रहा है। कबीर रूखेपन से हंसा। हाँ, मैंने बहुत सारे लैम्ब सीख कबाब खा लिए और मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। धन्यवाद बहन। महिला को बहन कहलाने पर बहुत खुशी हुई, लगभग उससे छोटी मोटी बातें करने लगी। उसे नहीं पता था कि भैरवगढ़ जेल में जेल ब्रेक एक जन्मजात मास्टर द्वारा किया गया था और उच्च स्तरीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था, इसलिए पुलिस ने मामले को जाने दिया था। जहां तक वांछित नोटिस का सवाल है, वह जारी नहीं किया गया था। उसने जगमोहन सिंह और शोभा देवी को गोली मार दी थी, जो पहले से ही बेईमान थे, और बंदूक का पता नहीं था। विक्रम सिंघानिया ये निश्चित कि कबीर मर चुका है, पुलिस को बुलाने के लिए और भी कम मूर्ख था। प्रिय यात्रियों, ट्रेन आने वाली है, अगला स्टेशन शांतिपुर। कबीर एक स्टूल पर बैठा, विचारों में खोया हुआ, कभी कभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता हुआ। अचानक उसने घोषणा सुनी कि वे शांतिपुर पहुंच गए हैं। ये याद करते हुए कि उसकी मौसी का घर वहां था, वह तुरंत उठा और उतर गया। अगर मेरा घर तोड़ना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तुम सब गुंडे हो, लुटेरे हो, ये घर हमारे पूर्वजों का है। ये काले और सफेद अक्षरों में लिखा है और सबूत के तौर पर लाल किताब भी है। तो तुम हमें जो मुआवजा दे रहे हो वो इतना कम क्यों है? नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। अगर तुमने इसे गिराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। मम्मी, पापा। शांतिपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद कबीर स्टेशन के बगल के एक छोटे से होटल में एक रात रुका। अगली सुबह वो अपनी मौसी के घर गया। अप्रत्याशित रूप से जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि मौके पर अफरा तफरी मची हुई थी। वहां बहुत से लोग जमा थे। उसकी मौसी जमीन पर बैठी थी और उसके मौसाजी ने एक गैस सिलेंडर पकड़ रखा था। उसकी चचेरी बहन बेबस थी और आंसू बहा रही थी। उनके सामने विध्वंस इंजीनियरिंग टीमों का एक समूह था। पास में एक खुदाई मशीन खड़ी थी और बहुत से तमाशबीन थे। क्या ये जबरन विध्वंस का मामला हो सकता है? कबीर का दिल बैठ गया और उसकी भौहें तन गईं। उसकी मौसी किरण उसके पिता से कुछ साल बड़ी थी। उसने शादी करके शांतिपुर में बस गई थी। हालांकि शहर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और एक बेटी को कॉलेज में पढ़ाने के बोझ के साथ जिंदगी मुश्किल थी। इसके बावजूद किरण मौसी कभी कभी चुपके से कबीर और उसकी बहन की मदद कर देती थी, जिसके लिए कबीर बहुत आभारी था। किसको डरा रहा है लंगड़े, उड़ा दे हमें साले। इतना बेशर्म मत बनो।
विध्वंस टीम के कई सदस्य स्पष्ट रूप से खराब मूड में थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे थे और उन्होंने तुरंत गालियां देना शुरू कर दिया। फिर एक गोल चेहरे और छोटी आंखों वाले मोटे आदमी ने, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था, कहा, बंटी पिंटू, हम सीरियस लोग हैं, ऐसे बात मत करो। मुझे लगता है कि ये परिवार बहुत एक्साइटेड है और अभी तक समझ नहीं पाया है, तो उन्हें हमारे ऑफिस में बुलाओ और हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, हट जाओ, देखने के लिए कुछ नहीं है। मोटे आदमी ने आंख मारी और कोई तुरंत किरण मौसी के परिवार को खींचने के लिए दौड़ा। आह, तुम कमीनों, मुझे खींचना बंद करो, तुम मुझे मार रहे हो। एक संघर्ष के बाद किरण मौसी ने उस आदमी के चेहरे पर एक खूनी निशान खरोंच दिया। फिर उसे जोर से धक्का दिया गया। वो 2 कदम पीछे हटी और जमीन पर गिरने ही वाली थी। तभी एक आकृति चमकी और एक हाथ ने किरण मौसी को पकड़कर उसे स्थिर कर लिया। मौसी, आप ठीक हैं? ये कबीर था। अपनी मौसी को धमकाते हुए वो चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता था? कबीर, तुम यहाँ क्यों हो? किरण मौसी ये देखकर हैरान रह गईं कि ये उसका भतीजा कबीर था। लेकिन इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, जिस आदमी का हाथ खरोंचा गया था और खून बह रहा था, वो गुस्से से भड़क उठा। धत तेरे की, तूने मेरा चेहरा खरोंचा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था और उसने किरण मौसी के पेट में इतनी जोर से लात मारी कि अगर वो लग जाती तो बहुत संभावना थी कि उसे गंभीर चोटें आतीं। कबीर की आंखें ठंडी हो गईं और उसने भी एक लात चलाई। एक पल में उसने पहले वार किया। एक धमाके और एक चीख के साथ वो आदमी हवा में कलाबाजी खाते हुए जमीन पर जोर से गिरा, जिससे उसके 2 सामने के दांत टूट गए। वू 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 वू, वो आदमी चिल्लाया, अपनी टांग नहीं उठा पा रहा था। उसके साथ ही घबराहट की स्थिति में थे। ये शहर के बेकार गुंडे थे, वो गुंडे जो विध्वंस में शामिल थे। वो तुरंत दौड़े और उस आदमी को पीटने में मदद करने के लिए शोर मचाने लगे। नतीजा, धड़ाम 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 धड़ाम। कबीर का चेहरा शांत रहा, उसकी आंखें ठंडी। अभी अभी किसी को मारने के बाद उसे लड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ शक्तिशाली थप्पड़ों के साथ समूह जमीन पर गिर गया, मदद के लिए चिल्ला रहा था। मौसी, क्या हो रहा है? कबीर ने पूछा। कबीर, तुमने उन सबको पीट दिया। किरण मौसी को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। एक पल बाद उसने कहानी सुनाई। इलाके में व्यापारिक इमारतें बन रही थी और कई गलियों को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने अधिग्रहित कर लिया था, लेकिन मुआवजे को लेकर असहमति थी। किरण मौसी का पारिवारिक घर एक पुराना विशाल घर था जिसमें एक दुकान भी थी। डेवलपर का मुआवजा प्रस्ताव दूसरों की तुलना में काफी कम था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से असहमत थे और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इससे प्रेजेंट स्थिति पैदा हुई। कितना अंतर? कबीर ने पूछा, छोटी आंखों वाले मोटे आदमी को घूरते हुए। कुछ गड़बड़ देखकर उस आदमी ने भागने की कोशिश की। वो एक साथी गुंडा कबीर के साथ एक तेज और क्रूर लड़ाई देख चुका था और वो जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों भाग रहे हो? कबीर चिल्लाया, लेकिन आदमी और भी तेजी से भागा। लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से भागे, वो कबीर की तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सकता था। 2 सांसों में उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़ लिया था और लगभग उसे उठा लिया था। तुमने कहा था कि तुम इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हो। ठीक है, चलो किनारे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। कबीर ने उसे पास के एक कोने में घसीटा। 2 साथियों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें एक कुटिल नजर से घूरा। कबीर, तुम मुसीबत में मत पड़ना, गड़बड़ मत करो, कबीर की चचेरी बहन पूजा ने कहा। कबीर का इस चचेरी बहन के साथ रिश्ता बिल्कुल करीबी नहीं था, क्योंकि किरण मौसी अक्सर उनकी मदद करती थीं और वो इसके बारे में थोड़ा जानती थी। जब वो इस बार दिखाई दिया तो उसे सहज रूप से लगा कि वो पैसे उधार लेने आया है। चिंता मत करो, कबीर ने उसे एक हल्की मुस्कान दी, एक तरह की नियंत्रित हवा जिसने उसे थोड़ा चौंका दिया, क्योंकि उसे लगा कि इस चचेरे भाई में कुछ अलग है। जब वे कोने में पहुंचे तो कबीर ने बल लगाया और मोटा आदमी जमीन पर गिर गया। उसने धीरे से अपने पैर से उसकी छाती पर थपथपाया। मोटे, तुम बॉस हो, क्या तुम फैसला कर सकते हो? मुझे इस विध्वंस मूल्य अंतर के बारे में बताओ। मोटे आदमी को उसे इसे हल्के में लेते देख और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो एक गैंग लीडर को जानता था जो बिल्कुल ऐसा ही था। वो जितने हल्के फुल्के ढंग से बात करता था उतना ही बेरहम था। उसने घबरा कर कहा, भाई, मैं तो बस किसी के लिए काम कर रहा हूं। मूल्य अंतर जैसी चीजों पर मैं फैसला नहीं कर सकता। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसका सेल फोन बजा। कबीर ने उसके स्क्रीन पर ली साहब शब्द देखे और उसके मन में एक विचार आया। जवाब दो।
ए मोटे, क्या तुमने विध्वंस का मामला सुलझा लिया है? कंपनी आज दोपहर एक बोर्ड मीटिंग कर रही है और फिर हम साइट पर जाएंगे। तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, समझे? ली साहब, रुकावटें तो होंगी ही। इस पॉइंट पर कबीर की ठंडी नजर देखकर उसने जल्दी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। दूसरी पार्टी पहले ही कह चुकी थी, मोटे, मैं तुम्हें विध्वंस का ठेका दूंगा, बस इसे पूरा करो। ज्यादा लालची मत बनो वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोपहर से पहले इसे पूरा करो, याद रखना। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन कबीर की आध्यात्मिक शक्ति उसके कानों तक पहुंची और उसने इसे साफ साफ सुना। वो जानता था कि क्या हो रहा है। ये आदमी निश्चित रूप से कीमत कम करने के लिए स्थिति का फायदा उठा रहा होगा, ताकि कोई भी अतिरिक्त पैसा उसका अपना हो जाए। उसने उस मोटे आदमी के बैग पर एक नजर डाली, जिसमें कई कागज थे, शायद अनुबंध। उसने उपहास किया और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मोटे आदमी ने उसे कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। पड़ाक पड़ाक पड़ाक, मुझे दो। मोटे आदमी पर 3 थप्पड़ पड़े और उसके मुंह के कोने पर खून बनने लगा। वो फटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने कबीर की बर्फीली मोहक आंखों से मिला, उसकी हिम्मत टूट गई। बैग लेकर कबीर ने अंदर 2 अनुबंध पाए। सामग्री अनिवार्य रूप से समान था, सिवाय कीमत के। एक 30,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, दूसरा 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो अभी भी किरण मौसी द्वारा कहे गए 35,000 रुपये से अलग था। हे, दोनों स्थितियों के लिए तैयार हो मोटे। मैंने अभी अभी फोन कॉल सुनी है। अगर तुमने मुझे एक संतोषजनक कीमत नहीं दी तो दोपहर तक मेरी मौसी के घर की एक ईंट को भी छूने के बारे में मत सोचना, अगले साल तक भी नहीं। ओह, वैसे तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अब तुम्हें जानता हूं। इसके अलावा मेरे लिए तुम्हें ढूंढना बहुत सुविधाजनक होगा। जब वो बोल रहा था तो पीछे से कई आवाजें आईं, जिनमें से सबसे ऊंची किरण मौसी की थी। कबीर, भागो, उनके मददगार आ रहे हैं। भागना इतना आसान नहीं है, घेर लो इसे। एक आवाज गूंजी और फिर बाहों पर टैटू वाले कई नौजवान लोहे की छड़ों और डंडों से लैस दौड़े और कबीर को घेर लिया। इससे छोटी आंखों वाले मोटे आदमी का आत्मविश्वास फिर से जाग गया। लोहा भाई, इस छोटे कमीने ने हम सब भाइयों को पीटा है। धत तेरे की, इसे बहुत बुरी तरह पीटो। अगर ये मर गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर वो मर गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। इन शब्दों पर कबीर की बुरी आत्मा फिर से जाग उठी। इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता, उसने उसकी पिंडली की हड्डी पर पैर रख दिया। क्रैक, आउच! पिंडली की हड्डी टूट गई और मोटा आदमी दर्द से चिल्लाया। सब लोग हमला करो, उसे मार डालो। लोहा भाई ने अपना हाथ हिलाया, अपने आदमियों को डंडों से कबीर पर हमला करने के लिए नेतृत्व करते हुए, लेकिन उनकी गति जेल में गंजे आदमियों की गति से भी धीमी थी। उसे उनकी हर हरकत को साफ साफ देखने के लिए अपनी अमर दृष्टि को सक्रिय करने की भी जरूरत नहीं थी। जो नौजवान सबसे तेजी से और बहादुरी से आगे बढ़ा, वो सबसे तेजी से पीछे भी हटा। उसे कबीर ने लात मारकर गिरा दिया और वो बहुत दूर जा गिरा। उसका चेहरा जमीन से छू गया और उसकी नाक और चेहरा तुरंत चोटिल हो गए। इस समय तक कबीर ने लोहा भाई का गला पकड़ लिया था। उसके हाथ में लोहे की छड़ भी हाथ बदल चुकी थी। उसने उसके पूरे शरीर को भी उठा लिया और एक मुर्गे की तरह उछल रहा था। नतीजतन छोटे भाइयों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। तुम लोहा भाई कहते हो? तुम मुझे पीट कर मारना चाहते हो? कबीर ने अपनी 5 उंगलियां सिकोड़ी। लोहा भाई को तुरंत लगा कि उसकी आंखें काली हो गई हैं और वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसका गला चटक रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। दया करो, दया करो! लोहा भाई ने बड़ी मुश्किल से विनती की। उसे बेहद पछतावा हो रहा था। वो जानता था कि इस बार उसने लोहे की दीवार पर लात मारी थी और मोटे के प्रति नाराजगी से भरा हुआ था। किरण मौसी का परिवार और आसपास के शहरवासी इस दृश्य से सभी दंग रह गए। क्या ये पड़ोस के गांव का लोहा नहीं है? मैंने सुना है कि वो जेल में रहा है। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, इतना बेरहम कि शहरवासियों को उससे बचना पड़ता है और उसकी उपस्थिति में जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती। किरण, ये सच में तुम्हारा भतीजा है? वो एक बड़े गुंडे से भी ज्यादा डरावना क्यों लग रहा है? वो किसी को मार तो नहीं देगा, है ना? जल्दी करो और उसे रोको। किरण मौसी को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा था और उसे रोकने के लिए दौड़ी। बेशक कबीर गली में किसी को नहीं मारता। जैसे ही उसने छोड़ा, लोहा भाई जमीन पर गिर गया। उसका मूत्राशय कस गया। कबीर ने अपने हाथ ताली बजाई और पूछा, क्या तुम लोग एक ही समूह से हो? मोटे, क्या हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं? क्या तुम अभी भी उस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हो?
मोटे ने अपने पैर पकड़े और सिसकने लगा, नहीं नहीं, साइन साइन साइन। यहां तक कि लोहा भाई ने भी दया की भीख मांगी। वो जानता था कि इस बार वो बर्बाद हो गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस मरे हुए लंगड़े की पत्नी का इतना क्रूर भतीजा होगा। कितना कितना 3,500 कितना 4,4। मोटे ने इतने सारे लोगों के सामने सीधे बोलने की हिम्मत नहीं की, वरना अगर सार्वजनिक हंगामा होता तो उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ती, जो विनाशकारी होता। वो केवल एक छोटा सा लाभ कमाने के लिए बहादुर था और किरण मौसी के परिवार को धमकाना आसान देखकर वो एक बड़ा लाभ कमाना चाहता था। 4 क्या 4? ये लोहा भाई था जिसने मोटे के सिर पर थप्पड़ मारा। 5,000, वो 5,000 है। 3,500 विध्वंस मुआवजा है और 1,500 बड़े भाई और मौसी के परिवार को हुए भावनात्मक नुकसान के लिए है, समझे? ये बड़ा बदमाश सच में एक समझदार आदमी था, यहां तक कि बड़े भाई को भी शामिल होने के लिए कह रहा था। कहानी का बाकी हिस्सा सुचारू रूप से चला। एक नया अनुबंध जल्दी से हस्ताक्षरित हो गया और पार्टी समाप्त हो गई। भले ही कुछ लोगों के पास किरण मौसी के अनुबंध के 5,000 प्रति वर्ग मीटर होने के कारण हुए भावनात्मक नुकसान के बारे में शिकायत करने का एक कारण था, लेकिन किसी ने भी वास्तव में हंगामा करने के लिए छलांग नहीं लगाई। कबीर, तुम मौसी के घर अकेले क्यों आए? रिया कहाँ है? क्या वो नहीं आई? किरण मौसी ने रिया को नहीं देखा था और थोड़ी हैरान थीं। कबीर के दिल में एक चुभन हुई, उसका भाव थोड़ा बदल गया। किरण मौसी का चिंतित भाव देखकर उसने कहा, खैर, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और आपसे मिलने रुक गया। रिया, मैंने अपने एक दोस्त से उसकी देखभाल करने के लिए कहा है, वो ठीक है। चूंकि अभी भी रिया के पुनर्जीवित होने की संभावना थी, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी मौसी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? उसके मौसा राजेश ने मुस्कुराकर कहा, छोटे कबीर, अंदर आओ और एक ड्रिंक लो। तुम यहाँ हो, इतना कुछ क्यों लाए? पता चला कि कबीर ने यहाँ आते समय दुकान से बहुत सारे सप्लीमेंट्स और अन्य चीजें खरीदी थीं। असल में राजेश कबीर के साथ कभी भी बहुत दोस्ताना नहीं रहा था। खासकर किरण मौसी द्वारा कबीर और उसके भाई बहनों को पैसे भेजने पर हुए एक झगड़े के बाद वो बहुत दुखी था कि उसकी पत्नी का इतना अमीर रिश्तेदार था। लेकिन आज कबीर ने अपने परिवार के लिए दोगुने से भी ज्यादा मुआवजा हासिल किया था, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा था। इसकी तुलना में किरण मौसी ने कबीर को जो राशि दी थी वो नगण्य थी। राजेश का रवैया स्वाभाविक रूप से बदल गया। पूजा हैरान थी कि कबीर अकेले ही गुंडों के एक समूह को घुटनों के बल गिराकर दया की भीख मंगवा सकता था। कबीर ने एक बहाना बनाया कि वो दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट सीखने बाहर गया था। किरण मौसी का परिवार बहुत खुश था कि विध्वंस मुआवजा मिल गया था और उन्होंने कबीर को रात में अपने घर पर रुकने के लिए पूरी कोशिश की। हालांकि घर को ध्वस्त किया जाना था, फिर भी आधे महीने की बफर अवधि थी। रात के खाने के बाद पूजा ने कहा, भाई अभी भी जल्दी है, मैं आपको शहर के नाइट मार्केट में ले चलती हूँ, ये काफी जीवंत है। पूजा पहले कबीर को उसके नाम से बुलाती थी, लेकिन अब वो उसे भाई कहती थी, जिससे कबीर को भावनात्मक महसूस हुआ। पैसा सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। जल्द ही वे छोटे से शहर की नाइट मार्केट स्ट्रीट पर पहुंच गए। पूजा ने प्लेट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी तुलना आरती खन्ना या उस शाही बहन कशिश से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो 1.65 मीटर लंबी थी, न मोटी न पतली, नाजुक विशेषताओं के साथ जो आंखों को काफी भा रही थी। जब वो साथ चल रही थी तो उसने कई सीटियां आकर्षित कीं। बहन, मैंने सुना है कि तुम झांसी यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रही हो। तुम स्नातक होने के बाद एक बैरिस्टर बनोगी। ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। सच में ये मुझे स्पष्ट नहीं है। क्या तुम्हें अभी तक कोई बॉयफ्रेंड मिला है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब वे बातें कर रहे थे तो बगल से अचानक एक जोरदार आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, मुझे मिल गया, मैं आखिरकार 1,000 रुपए जीत गया। वे मुड़कर देखने लगे और देखा कि एक लॉटरी की दुकान थी जिसमें एक बूथ लगा हुआ था। लोगों का एक समूह स्क्रैच कार्ड खेल रहा था। कबीर के मन में एक विचार आया और वो चला गया। मेज पर 2, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों वाली लॉटरी टिकटें थीं। अपनी अमर दृष्टि की पारदर्शी दृष्टि का परीक्षण करने के लिए कबीर ने एक को अपने चेहरे पर रखा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करते हुए, और एक जादुई दृश्य हुआ। टिकट को ढकने वाली विशेष सामग्री धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जिससे आंतरिक सतह दिखने लगी। करीब से जांच करने पर कोई पुरस्कार नहीं था। उसने एक और टिकट उठाया और उसे स्कैन किया, जल्दी से ये निर्धारित करते हुए कि इसमें 5 रुपए का पुरस्कार था, लेकिन अंकित मूल्य 10 रुपए था। उसने 1 दर्जन से ज्यादा टिकटों की जांच की और पूरे बोर्ड में एक ही पैटर्न पाया। नौजवान, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? क्या तुम बता सकते हो कि तुमने लॉटरी जीती है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, किसी ने मजाक किया। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लॉटरी टिकट नीचे रखकर मुस्कुराया।
फिर उसने लापरवाही से 20 रुपए के डिब्बे के अंदर अपनी एक्सरे दृष्टि से देखा। अचानक उसका दिल धड़क गया, क्योंकि सबसे बाहरी टिकट में पूरे 1 लाख रुपए का भव्य पुरस्कार था। ये मैं पहली बार खरीद रहा हूं और मुझे कोई अनुभव नहीं है। बॉस, प्लीज मुझे एक 20 रुपए का टिकट दीजिए। अगर मैं नहीं जीता तो बस इसे एक दान समझिएगा। बोलते बोलते उसने लॉटरी टिकट निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या ये जीत है? पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए। पूजा देख रही थी जब कबीर लॉटरी का टिकट खुरच रहा था। जब उसने देखा कि वास्तव में 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लगा है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य में अपनी आंखें मली। कबीर भी काफी उत्साहित था, भले ही उसे पता था कि वो जीतेगा। 1 लाख रुपए, इतना कमाने के लिए उसे कितने पराठे बेचने पड़ते। क्या पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए? तुम बहुत लकी हो नौजवान। सच में स्क्रैच कार्ड पर पहला पुरस्कार जीतना दूसरी लॉटरी की तुलना में और भी मुश्किल होता है। छोटे मोटे पुरस्कार बहुत होते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज एक रेयर कमोडिटी है, और आज ये मेरी दुकान में हुआ। यहां तक कि लॉटरी स्टेशन का मालिक भी देखने के लिए उछल पड़ा और साफ साफ कहा कि ग्रैंड प्राइज जीतना बहुत मुश्किल है। पहला पुरस्कार जीतने के बाद लॉटरी स्टेशन का बिजनेस तुरंत बढ़ गया। बहुत से लोग अच्छी किस्मत का हिस्सा पाना चाहते थे और लॉटरी में पैसा लगाने लगे, लेकिन ग्रैंड प्राइज इतनी आसानी से नहीं मिलता। कबीर ने अपनी एक्सरे दृष्टि का उपयोग करके जांच की और देखा कि बचा हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार केवल 500 रुपए का था। उसने पूजा से भी एक खरीदने के लिए कहा, 500 रुपए वाला टिकट। इससे माहौल में आग लग गई और दूसरे लोग ईर्ष्या से भर गए। 1 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज लॉटरी स्टेशन पर नहीं लिया जा सकता था, इसे शहर में जाकर क्लेम करना था। कबीर ने टिकट अपनी जेब में रखा, पूजा के 500 रुपए का पुरस्कार लेने का इंतजार किया और तुरंत मुड़कर चला गया। भाई, तुम बहुत लकी हो, दोनों टिकट तुमने चुने और दोनों जीत गए। मुझे तो लगा जैसे तुम आज घर से निकलते समय किसी कुत्ते की पॉटी पर पैर रख दिए हो। मैं कल तुम्हारे साथ शहर में प्राइज क्लेम करने चलूंगी, पूजा ने खुशी से कहा। ठीक है, जिसने देखा उसका हिस्सा, हम इसे तब आधा आधा बांट लेंगे, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसा इतनी जल्दी आया था और उसे इसे खर्च करने में बुरा नहीं लगा। पूजा अचानक उदासीन से उत्साही हो गई। हालांकि विध्वंस भुगतान को सुरक्षित करने में उसकी मदद संबंधित थी, अपनी मौसी की खातिर उसे इस पारिवारिक बंधन को थोड़ा और बनाए रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब रिया इस तरह थी तो वो वास्तव में कुछ पारिवारिक स्नेह के लिए तरस रहा था। वास्तव में पूजा उतनी नकचढ़ी नहीं थी, बस इतना था कि उसका परिवार गरीब था जिसे इसकी सख्त जरूरत थी। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा प्राइज है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे परिवार को पैसों की इतनी सख्त जरूरत है। तुमने इस बार हमारी बहुत मदद की है और हमने बहुत पैसा कमाया है। जब हमें पैसा मिलेगा तो हम थोड़ी मदद कर सकते हैं। तभी किसी ने कबीर के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम दोनों आज किस्मत से चमक रहे हो, लेकिन लगता है कि एक छोटी सी समस्या है। क्या तुम्हें एक फॉर्च्यून टेलर चाहिए? बोलने वाले ने एक लंबा ग्रे और सफेद कुर्ता पहन रखा था, जिसके ऊपर एक छोटी चौकोर टोपी थी जिस पर 8 त्रिकोण बने हुए थे। लेकिन करीब से देखने पर वो जवान लग रहा था, शायद ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 साल का। पास में उसका एक छोटा सा स्टॉल था जिस पर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था लोहमुख भविष्यवाणी और कुछ अन्य शब्दजाल, वास्तु, ज्योतिष, भविष्यवाणी और भूत प्रेत भगाना। जाओ जाओ, तुम इस उम्र में लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे झूठ पर कौन विश्वास करेगा। पूजा ज्योतिष में विश्वास नहीं करती थी। ये देखकर कि वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, वो और भी ज्यादा शक्की हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर कबीर को पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। हालांकि कुछ बार खींचने के बाद कुछ नहीं हुआ। कबीर को लगा जैसे उसने जड़ें जमा ली हों। भाई चलो, ये आदमी साफ तौर पर एक स्कैमर है। जब हम स्क्रैच कार्ड खरीद रहे थे तो वो वहीं था। उसने हमें जीतते हुए जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि उसके कुछ बुरे विचार हैं। पूजा चिंतित थी। वो लॉटरी टिकट 1 लाख का था, कोई छोटी रकम नहीं। कोई बात नहीं बहन, मैंने अभी तक अपनी किस्मत नहीं दिखाई है। चलो आज करते हैं, हम 2 हैं, क्या हम अकेले उससे धोखा खाने से डरते हैं? कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने युवा ज्योतिषी के हाथ में रखे रूलर पर एक नजर डाली और स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक निशान महसूस किया। तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो? हा, मुझे माई ज्योतिषी के नाम से जाना जाता है, तो बेशक मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और सब कुछ सटीक होता है।
पूजा ने तुरंत डांटा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने देखा कि तुमने अभी अभी 2 स्क्रैच कार्ड खरीदे, लेकिन तुमने 1 पैसा भी नहीं जीता। अगर तुम सच में कैलकुलेट कर सकते हो तो तुमने ये कैलकुलेट क्यों नहीं किया कि कौन सा जीतेगा और कौन सा नहीं? उस आदमी के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी और उसने कहा, माई ज्योतिषी, मैं आकाश, पृथ्वी, भाग्य, यिन यांग और विवाह की गणना कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे की गणना नहीं कर सकता। मैं अभी अभी भाग्यशाली था, मैं नहीं जीता, जिसका मतलब है कि आज मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। पूजा ने कहा, क्या तुम ज्योतिषी धन की गणना नहीं करते? क्या धन सिर्फ पैसा नहीं है? तुम एक भगोड़े के पैरों और एक मैच मेकर के मुंह की तरह हो। तुम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो व्यक्ति बहुत पहले ही गायब हो गया होगा। कबीर ने सोचा कि उसने जो कहा वो मजेदार था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ज्योतिषी उसकी फटकार से नाराज हो गया और उसका चेहरा दुखी लग रहा था। उसने सोचा कि इस महिला की जुबान बहुत तेज है। वो माई संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य था और वो अनुभव हासिल करने और एक जीवन जीने के लिए नश्वर दुनिया में भागा था, लेकिन वास्तव में उसे एक मैचमेकर कहा जा रहा था। ये वास्तव में अन्याय था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे गाल गुलाबी हैं और तुम्हारे माथे पर काले बादल हैं। मुझे डर है कि बाद में कोई आपदा आएगी। मैं बस तुम्हें कृपया याद दिला रहा हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं तुम्हें एक भाग्य बताऊंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो बस मैंने जो कहा उसे नजरअंदाज कर दो। उसने अपना हाथ हिलाया और एक छोटे से स्टूल पर वापस बैठ गया। पूजा ने अपने होंठ सिकोड़े। हम इस पर विश्वास नहीं करते। उसने वास्तव में कहा कि हम क्लब में मुसीबत में हैं। ये खतरनाक और बकवास है। भाई चलो चलते हैं और इस झूठे को नजरअंदाज करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं एक बार विश्वास करने को तैयार हूं। ये कैसा रहेगा? तुम मेरे लिए इसे कैलकुलेट करो और अगर ये सही है तो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। कबीर मुस्कुराया और फिर से रूलर को देखा। इस बार उसने अमर दृष्टि का उपयोग किया और पाया कि रूलर पर आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव काफी बड़ा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब से मैं माई दी से मिला हूं, मेरा विश्व दृष्टि नाटकीय रूप से बदल गया है। न केवल मैं तथाकथित जन्मजात उस्तादों से मिला, बल्कि मैं आरती खन्ना से भी मिला, जिसके पास एक आध्यात्मिक छाती है। कल के 2 साधकों के साथ आज का ज्योतिषी शायद सरल नहीं है। इस दुनिया में वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं। बस इतना है कि मैंने पहले इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, इसलिए मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। अब कहा जा सकता है कि मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं आज की भविष्यवाणी 1 रुपए के रूप में गिनूंगा, लेकिन अगली बार जब हम गणना करेंगे तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। ज्योतिषी ने कहा, 1 रुपए? तो फिर तुम बस चार्ज क्यों नहीं करते? क्या वो बेहतर नहीं होगा? वो काम नहीं करेगा। हर पेशे के अपने नियम होते हैं और हर भाग्य का अपना। भाग्य बताना भाग्य के खिलाफ है और चार्ज न करना और भी ज्यादा अपमानजनक है, इसलिए मुझे कुछ चार्ज करना होगा। एक सिक्का मेज पर लुढ़का और पूजा ने एक भिखारी को खारिज करते हुए कहा, ठीक है, ये रहे पैसे, मेरे भाई को बताओ। ज्योतिषी की पलकें भड़कीं, लेकिन उसने खत को रोक लिया। उसने भविष्यवाणी करने वाले रूलर को कबीर की हथेली पर, फिर उसके चेहरे पर कुछ बार इंगित किया। उसकी तकनीक इतनी सुंदर थी कि यहाँ तक कि पूजा ने भी सोचा कि वो एक बॉलीवुड हॉरर फिल्म में अच्छा काम करेगा। लेकिन कबीर का ध्यान भविष्यवाणी करने वाले रूलर पर टिका हुआ था, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से उसके भीतर घूमती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। फिर उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा की 3 धाराएं निकलीं जो उसकी ओर बढ़ीं। आध्यात्मिक ऊर्जा। कबीर की आंखें चमक उठीं और बिना 1 सेकंड सोचे उसने आत्मा अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा की 3 धाराओं को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इन 3 धाराओं में से प्रत्येक में लगभग 100 का आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य था, जो एक व्यक्ति की आत्मा द्वारा मृत्यु के बाद उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर था। बढ़िया सामान। अगर ये रूलर लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, तो क्या ये आरती खन्ना की आध्यात्मिक छाती से ज्यादा उपयोगी नहीं होगा? इसे निचोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब कबीर रूलर के लिए तरस रहा था तो ज्योतिषी ने भौहें सिकोड़ी, सोचते हुए, ये अजीब है, जीवन मापने वाला रूलर इस बार अप्रभावी है। मैं कोई कर्म या भाग्य नहीं देख पा रहा हूं। क्या हो रहा है?